हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यस, मैं फिर उपस्थित हूँ आपके लिए आपकी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 4 के साथ। नाम है आत्मकथ्य। लिखा है हमारे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। और ये जो आत्मकथ्य है, इसमें लेखक ने अपने मन के विचारों को हम सभी के समक्ष रखने का और उजागर करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि जब रचनाकार अपनी रचनाओं में लगे रहते हैं तो वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे यहाँ की कहीं की खबर नहीं रखते हैं। उनकी बस रचनाओं में वो पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। इस पाठ में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन के उन पलों का, उन क्षणों का वर्णन किया है अपनी कलम के माध्यम से, अपने कथन के माध्यम से, जिनका उनके मित्रजन बहुत दिनों से, कई दिनों से उनसे आग्रह कर रहे थे कि मित्र, तुम तो इतने अच्छे लेखक हो, अपनी आत्मकथा लिखो ना। तो लेखक ने कहा, कवि ने कहा कि मैं अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखूंगा। आत्मकथा क्यों नहीं लिखूंगा? इसके पीछे कारण है, ध्यान से सुनिएगा कि कवि जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा लिखने से मना क्यों किया। क्योंकि उनके अनुसार, और जो आत्मकथा की परिभाषा है, एक आत्मकथा तभी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण मानी जाती है जबकि उसमें जीवन के प्रत्येक पहलू को शामिल किया जाए। ठीक है, अब यहां पर कवि कहते हैं अपने मित्रों से कि यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें मुझे संपूर्ण पहलुओं को उजागर करना होगा सबके सामने। कुछ ऐसे पल भी हैं, कुछ ऐसे पहलू भी हैं मेरे जीवन के जो मैं अपने तक ही रखना चाहता हूं, निजी हैं कुछ मेरे, है ना। तो मैं क्यों अपनी आत्मकथा लिख के उनको उजागर करूं। साथ ही साथ उन मित्रों से भी कहते हैं वे कि हो सकता है कभी ना कभी किसी न किसी मित्र ने या किसी न किसी परिचित ने या किसी परिवार वाले ने मुझे ठेस पहुंचाई होगी, तो मुझे उसका वर्णन भी करना पड़ेगा आत्मकथा में। और जब मैं सारी बातों का, सारे पहलुओं का पूर्ण रूप से वर्णन करूंगा अपनी आत्मकथा में, तभी वो आत्मकथा पूर्ण रूप से सही मानी जाएगी। और जब आप ही पढ़ोगे, मित्रजनों से वो कहते हैं कि यदि जब तुम पढ़ोगे ना मेरी आत्मकथा, तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा कि लो, हम ही ने इससे कहा कि आत्मकथा लिखो और इसने हमारी ही निंदा कर दी, हमारी ही बुराई कर दी। कैसा है ये? इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, मैं आत्मकथा नहीं लिखता हूं, मुझे आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। तो ये जो आत्मकथा ना लिखने के कथन उन्होंने लिखे हैं कि मुझे नहीं लिखना, कौन कौन से पल हैं, कौन कौन से क्षण हैं जिनको उन्होंने इस पाठ के माध्यम से संजोया है, उनका वर्णन किया है। तो उन्होंने आत्मकथा ना लिखकर आत्मकथ्य लिखा है। ठीक है बेटा, आत्मकथ्य अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं के ही कथन। आत्मकथा मीन्स ऐसी कथा जो लिखी तो जाएगी स्वयं के द्वारा, जिसमें मृत्यु का कोई जिक्र नहीं होगा। क्योंकि यदि मैं आत्मकथा लिखूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अब मेरी मृत्यु इतने या इतनी तारीख को इतने सन में हो जाएगी, नहीं, पता नहीं चलेगा। तो जीवनी में जन्म से मृत्यु तक का पूरा विवरण दिया जाता है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है जिसमें मृत्यु का कोई वर्णन या जिक्र नहीं होता। साथ ही साथ हर एक पहलू को लिखना होता है, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, चाहे सुखद हो, चाहे दुखद हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, हर एक को शामिल करना होता है, तभी वो आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर कवि ने आत्मकथा लिखने से अपने मित्रों को किया मना और लिख दिया उन्होंने आत्मकथ्य। तो सबसे पहले हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को जानते हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की रचनाएं की, उनका प्रमुख जो अपनी रचनाएं थी उसमें कौन कौन सी उनको उपलब्धियां मिली, किस तरह से कवि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है, वो भी जानेंगे। आइए देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन? पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा लाली वर्मा नहीं महादेवी वर्मा, और निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो यहां पर प्रसाद जी छायावादी कवियों में आधार स्तंभ में गिने जाते हैं। अब देखिए, जन्म कब हुआ था? सन, बताइए हिंदी में क्या लिखा है? 1889। मृत्यु हुई थी सन 1937। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई सन 1937 में। ठीक है, जन्म स्थान कहां? काशी। पिता श्री देवी प्रसाद जी और सुंगनी साहू,
अन्य बातें क्या है? 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु, जीवन कष्टों में बीता। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनका जीवन तो कष्टों में बीतता ही है। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमपिता से कि हे परमात्मा, इतनी कृपा जरूर करना कि किसी बालक से उसके माता पिता को मत छीनना। काव्यगत विशेषताएं, छायावाद के प्रवर्तक, नए विचार, नई कल्पनाएं, नई शैलियां, हमेशा नए नए विचार, नव प्रवर्तन, इनोवेशंस। ठीक है, बहुत सारे ऐसी इनकी रचना है जिन्होंने नयापन है, इसलिए तो इनको छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, भाषा आरंभ में ब्रज भाषा, बाद में खड़ी, शुद्ध संस्कृत, लाक्षणिक तथा मधुर भाषा। शैली, अनेक शैलियां, कई शैलियों में इन्होंने रचना की है। साथ ही साथ अलंकारों में नवीन उपमान, यस, नए नए उपमानों को भी इन्होंने अपनी रचना में शामिल किया है। रचनाएं काव्य हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानी हैं, आदि अनेक रचना है। ना केवल ये कवि थे बल्कि कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे। इतनी प्रसिद्धि, इतनी उपलब्धियां जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये जो कविता, ये जो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा। उसमें हमारे जीवन की प्रत्येक जो अवस्था है उसके आधार पर कवि ने यहाँ पर अपने कथनों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जीवन है, जिस तरह का हम दिखते हैं या रंग रूप धन दौलत जो भी है हमारे पास, तो उसका हमें कभी भी अहम या घमंड नहीं करना है, क्योंकि जीवन इस तरह का होता है। किस तरह का? देखिए मैं बता देती हूँ। लिखा है कुछ मैंने, जिंदगी की भी बस यही कहानी, कभी हरी तो कभी मुरझानी। छोटी सी कोपल, बसंत ऋतु अभी हमने देखा, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ना कि कवि देव ने बसंत ऋतु का कितनी सुंदर तरीके से वर्णन किया था। नए नए पत्ते, नई नई कोपल जब आती हैं, अर्थात बालक का जन्म होता है। छोटा सा, आप देखिए कोपल आएगी, धीरे 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 वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और पूर्ण रूप ले लेगी। ये युवा अवस्था समझ लीजिए। फिर प्रौढ़ अवस्था पर आते आते अब चले हम बुजुर्ग अवस्था की ओर, उत्तर अवस्था में जब हम वृद्ध होने लगे। वृद्ध होते 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 कब सूख कर हम इस धरा से चले गए ऊपर, पता ही नहीं चलता। अर्थात हमारे पास जो है वो सबसे बेस्ट है, ये मानना है। साथ ही साथ हमारे पास चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे बहुत अच्छा रंग रूप गुण कुछ भी हो, हमें उनका अहंकार नहीं करना है, क्योंकि हर एक का अंजाम, हर एक का परिणाम यही होना है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, सबका शुरुआत और सबका अंत ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जितने भी दिन, जितने भी पल, जितने भी वर्ष हमें परमात्मा की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से मिले हैं, उनको सब में हंसते खेलते बिताना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें अच्छी यादों में याद करें। चलें, आइए चलते हैं कवि की रचना की ओर। अब मैं बता दूं आपको कि क्या कहना चाहते हैं वे। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जब अभी मैंने आपको बताया था, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा लिखना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उनके मित्रों से के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया ना कि ये जीवन शाश्वत नहीं है। हाँ, ये जो संसार है जिसको हम दुनिया मानते हैं वो नश्वर है, उसका नष्ट होना तय है, अटल है। जीवन है तो मृत्यु भी है। ठीक है, तो हमें किसी भी, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं, गर्व या घमंड को नहीं पनपने देना है, क्योंकि प्रत्येक जीवन का एक ना एक दिन है ना, प्रत्येक जीवन एक ना एक दिन एक मुरझाई हुई पत्ती से टूटकर गिर ही जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ अर्थात वास्तविकता एवं अभाव को दिखाया है, साथ ही साथ कि किस प्रकार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल बता देती हूं आपको। फिर चाहे वो चोट प्रेमिका की हो, चाहे प्रेमिका से ना मिलना हो, फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो, कुछ भी, हर एक व्यक्ति दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस जहां में जिसको कोई ना कोई दुख ना हो।
बशर्ते कि कुछ लोग दुखों का सामना करते हुए भी हंसते खिलखिलाते रहते हैं और लोग ये सोच सोच कर रह जाते हैं कि यार ये तो कभी दुखी नहीं दिखता, इसको तो कभी चिंता में ही नहीं दिखा, आखिर क्या है इसके पास, कौन सी जादू की छड़ी है जिसके माध्यम से ये हमेशा हंसता रहता है। तो अपने आप को आपको वैसा ही बनाना है बेटा, हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब हम हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो जो दुख है ना, जो गम है ना, वो भी हमारे पास आएंगे तो, लेकिन ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि दुख और सुख का तो विरोधाभास है, युद्ध चलता है, एकदम प्रतिद्वंदी हैं, दोनों शत्रु हैं। तो जहां सुख होगा वहां दुख आएगा ही नहीं। हम हंस रहे होंगे तो दुख हमारे पास क्यों आएगा, आएगा, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, अपने आप को यहां पर ज्यादा देर तक रख नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा खुश रहना है, एकदम बिल्कुल एंजॉय करते रहना है, इंटरेस्ट के साथ अपने कार्य को करते रहना है, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, मैं एक और बात बताना आपको चाहूंगी कि जो मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है ना, उससे सब हेलो हाय करते हैं, लेकिन जो हमेशा उदास सा रोनी सी सूरत बनाकर बैठे रहेंगे, उससे सब दूर रहना ही पसंद करते हैं। खिलते हुए फूल को सब पसंद करते हैं ना, मुरझाए फूल को कोई देखता भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना है। आगे चलते हैं। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। अब देखिए, प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके बलबूते पर मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। भाई, आत्मकथा तो वे लोग लिखते हैं जो महान होते हैं, जो कुछ महान कार्य कर चुके होते हैं। मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं? कोई मेरी आत्मकथा क्यों पढ़ेगा भला? तो ये उनकी महानता ही है, जो स्वयं इतने प्रसिद्ध कवि, लेखक, कहानीकार, नाटककार होकर भी अपने आप को एक सामान्य दर्जे का व्यक्ति मान रहे हैं। तो ये उनकी महानता है। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको ऐसा लगता है। और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे, क्योंकि जैसा भी मैंने बताया ना कि आत्मकथा में हर एक पहलू को शामिल करना ही होता है, हर एक पहलू को शामिल करना अनिवार्य होता है। यदि हमने कुछ छुपाया तो वो आत्मकथा प्रमाणित नहीं मानी जाती। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य किया ही नहीं है। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही है। तो जो गगरी जब खाली है तो उससे वे क्या दें, ऐसा कवि का मानना है। जबकि हम सबको पता है कि जयशंकर प्रसाद कोई सामान्य कवि नहीं थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। महान लेखक, उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार, सब कुछ थे वे। फिर भी उनका मानना था कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं और मेरी जो गगरी है, जीवन रूपी गगरी है, वो खाली है, तो मैं इसके बारे में क्या लिखूं भला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहां एक ओर कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है। कह सकते हैं हम कि इतने प्रसिद्ध कवि होकर भी वो स्वयं को सामान्य दर्जे का मान रहे हैं, तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी महानता की बात भला क्या होगी। बात आ गई ना वहीं पर कि जो वास्तविक रूप में बड़े होते हैं वे अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कभी नहीं करते। एक दोहा आपको पता है ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो जो वास्तविक रूप में बड़े होते हैं वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कदापि नहीं करते हैं, और ठीक ऐसा ही किया है कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। आइए पढ़ते हैं कि कवि ने अपने शब्दों को कितनी सुंदरता से यहाँ पर पिरोया है और वे क्या कहना चाहते हैं। उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि प्रसाद तुम्हें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, लेकिन प्रसाद जी ने कर दिया मना, क्योंकि उनके अनुसार एक आत्मकथा वह होती है जिसमें संपूर्ण हमारे जीवन में जो जो भी घटित हो रहा है उसको शामिल किया जाए। अब देखिए, सुनिए ध्यान से। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये जो भौरा है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी,
भौरा जब गुनगुनाता है, भौरा जब बगीचे में घूमता है तो वो कुछ ना कुछ तो कहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। हो सकता है वो हमें ये बताना चाहता है कि हम जो पुष्प को तोड़कर ले जा रहे हैं, हमारा भी ऐसा ही हाल होने वाला है। हम जब तक फूल, कोई भी पुष्प पेड़ में लगा रहता है तब तक वो बहुत सुंदर रहता है। तोड़ने के बाद कुछ समय बाद वो मुरझा भी जाता है। तो हो सकता है कि भौरा ये सोच रहा हो कि आप जो फूल तोड़कर ले जा रहे हैं, आपके जीवन का भी ऐसा ही हाल होने वाला है। देखिए, यहां कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है कि जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है, क्या जानना चाहता है, वह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा कौन सी कहानी कहे, कौन सी कहानी सुनाए, क्या सुनाऊं आखिर में मैं अपने बारे में क्या सुनाऊं, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। जो भी पत्ते गिर रहे हैं उससे पल पल हमें समझ में आता है कि हमारा जीवन भी नश्वर है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त होना ही है। इसलिए हमें मैं या अहम या घमंड जैसे भावना को कतई स्थान नहीं देना है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये जो गंभीर अनंत नीलिमा, आकाश को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि इस नीले आसमान के नीचे कितने ही लोग आए और चले गए, कितने ही शूरवीर महान प्रसिद्ध आए, लेकिन वो भी चले गए ना। कोई यहां पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन तो नश्वर है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलन उपहास। यहां पर कहना चाहते हैं कवि कि फिर भी इतना सा जीवन, जो भी हम, किसी को नहीं पता ना, आज मैं हूं कल ना हूं। हर एक का यही है कि आज हम हैं कल ना हो सकता है अगले ही पल हमारी मृत्यु लिखी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर फिर भी उतने से छोटे से जीवन काल में हम पता नहीं कैसी कैसी कौन कौन से ऐसे कार्य कर लेते हैं जिससे दूसरों को आहत पहुंचता है या दूसरे आहत होते हैं। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कुछ लोग दूसरों के बारे में, दूसरों का उपहास करने के बारे में, दूसरों की कमियां खोजने के बारे में ही लगे रहते हैं, उनका मजाक उड़ाने के बारे में ही बस सोचते रहते हैं, उनका यही कार्य है। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला है, आदि से अंत तक अनंत, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। कवि तो अपने आप को शामिल करते हैं हर एक। उनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है बेटा, कि जो श्रेष्ठ कवि होते हैं या जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल कर देते हैं जिनको हम सब कम समझते हैं। वो उनकी महानता है। तो यहां पर कवि ने अपने आप को उसी में शामिल करते हुए हमारे सामने ये कहा है। अब सुनिए फिर भी, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, जबकि मैंने तो कोई ऐसा महान कार्य किया ही नहीं। यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिखी तो तुम ही लोग हंसोगे, तुम ही लोग मेरा मजाक बनाओगे कि क्या कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या लिख देते हैं। फिर भी तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता का बखान करूं सबके सामने और मैं अपने मस्तिष्क से सोचकर अपनी आत्मकथा लिखूं। हाँ, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ओके, यदि लगता है कि तुम मेरी आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें कुछ सुख मिलेगा तो मत सोचो ऐसा, क्योंकि मेरी जो गागर है, जो जीवन है, गागर मतलब मटका, मेरे जीवन रूपी मटकी या गगरी खाली है। रीति अर्थात बेटा यहां पर रीति अर्थात खाली। तो सुनिएगा ध्यान से, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया जिसको सुनकर लोग वाहवाही करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं आप लोगों की ही तरह। फिर आप क्यों मुझसे कह रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं? कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भी अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओगे? क्या ये कहना चाहते हो कि मैं जैसा हूं वैसा लिख दूं और फिर तुम ही लोग मेरा मजाक बनाओ, तुम ही लोग मेरी हंसी उड़ाओ? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वालों। लेकिन आगे कवि फिर कहते हैं
कि देखना तुम मेरी आत्मकथा को पढ़कर सुख पाओगे क्या? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी जीवन में ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया। मेरी गगरी या मेरा गगरी रूपी जीवन खाली है। जीवन में कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं किया। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में जो खालीपन है वो तुम्हारे कारण ही हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कवि कि ऐसा तो नहीं कि उनके मित्रों ने ही उनको धोखा दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास जो नहीं है वो उन्हीं ने छीन लिया हो। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वालों। पहले अपने आप को तो देखो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने मेरे जीवन में ये दुख का बीज बो दिया है? जब तुम मेरी आत्मकथा पढ़ोगे या सुनोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारी वास्तविकता। फिर तुम मुझे ही कोसोगे, मुझे ही भला बुरा कहोगे। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही समझो कि अरे अब क्योंकि मैं तो उसमें वास्तविकता का जिक्र करूंगा ही ना, फिर तुम्हें दुख होगा कि ओ मतलब हमने इसके जीवन में दुख के बीज बोए हैं। ये सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर दुखी हो जाओ कि अरे हमने इससे कहा कि आत्मकथा लिखो और इसने हमारे ही बारे में सच्चाई लिख दी, और फिर तुम्हें इस बात को सुनकर या पढ़कर दुख हो। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। अब यहां पर बताना चाहते हैं कवि कि जीवन की कैसी विडंबना है ना, जीवन भी कैसा अजीब है ना। कभी कभी लगता है हमें कि सब कुछ सही चल रहा है, और कभी कभी हमें लगता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक पल हमें लगता है कि वाह वाह क्या बात है, बहुत खुश हूं मैं, प्रसन्नचित हूं। दूसरे ही पल लगने लगता है कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ये दुख भरे पल क्यों आ जाते हैं। तो अरी विडंबना, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दुखलाऊं मैं। क्या मैं अपने बारे में बखान करूं या लोगों के दुखड़े के बारे में बात करूं, मैं क्या करूं? कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा भी दिया है, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा। परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पर कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो जैसा होता है उसे वो वैसा ही अच्छा लगता है। कब? जबकि वो वास्तविक रूप में सही हो, और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वे सरल हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं। लोगों ने उनको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो चालाक या उनकी तरह नहीं बनना चाहते जैसे उनके आसपास के लोग हैं। ना वो अपने भूले बताना चाहते हैं और ना ही उनको छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्होंने सहे हैं या जो उनके सामने वालों ने उनको सहन करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पर कवि यही कहना चाहते कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे लोग मुझ पर हंसें, चाहे मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे पता है कि मैं सीधा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। मैं अपने जीवन को तो ऐसे ही जीऊंगा, मैं अपने जीवन का यापन तो इसी आधार पर करूंगा। मैं छल कपट द्वेष ईर्ष्या नफरत इस तरह से तो कदापि अपना जीवन नहीं बिता सकता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने रोने वाली उन बातों की। ध्यान से सुनिएगा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहां पर चांदनी रातों, रातें किसको कहा है कवि ने? अच्छी अच्छी स्मृतियां, सुखद स्मृतियां, और उन सुखद स्मृतियों को कवि ने प्रेयसी कहा है, प्रेमिका कहा है। जो उनके साथ जो भी कुछ अच्छा घटित हुआ है उसको प्रेयसी कहा है, क्योंकि जो अच्छा होता है वो हमें प्यारा होता है ना, है होता है कि नहीं? जो बहुत अच्छा होता है, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव हमें अच्छा लगता है, वो हमें अच्छा लगता है, वो हमें प्यारा लगता है ना, प्रिय हो जाता है वो हमारा। तो उन्होंने अपनी स्मृतियों को, जो अच्छी सुखद स्मृतियां हैं, उनको उन्होंने अपनी प्रेमिका का नाम दिया है। प्रेमिका अर्थात प्रिय। तो ऐसी यादें, ऐसी स्मृतियां जो सुखद थी वो उनकी प्रेमिका के जैसी थी, मतलब वो उनकी प्रेमिका ही थी। प्रिय, प्रेमिका, प्रेयसी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की,
मैं अपने जीवन की उन अच्छी यादों को कैसे आप सभी के सामने रखूं जो मेरे साथ घटित हुई हैं। बहुत सी ऐसी यादें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तक अर्थात स्वयं तक ही सीमित रखना चाहता हूं, अपने निजित्व के साथ रखना चाहता हूं। मैं हर एक बात को आपको बताना नहीं चाहता। यदि बता पाता तो बता पाता ना, लेकिन मैं अपनी बातों को, कुछ निजी बातों को अपने पास ही रखना चाहता हूं, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते रोने वाली उन बातों को, हंसते होने वाली उन बातों की। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब अच्छी अच्छी स्मृतियां आती हैं हमारे जीवन में तो हम अकेले ही मुस्कुराने लगते हैं। कभी कभी हम कहीं अकेले होंगे और मुस्कुराहट भी आ जाएगी तो दूसरे कहेंगे क्या हुआ, लाली क्या हुआ, या राहुल, रोहित, शुभम क्या हुआ, जैद, जहीर क्या हुआ, है ना, सीता। इस तरह से बहुत सारे नाम या बहुत सारे मित्र हमको कहने लगते हैं कि क्या हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे हम कहेंगे कुछ अच्छी बातें याद आ गई थी। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि मैं कैसे अपने जीवन की उन अच्छी स्मृतियों को आप सबके समक्ष रखूं जो कभी कभी मुझे अंदर से खिलखिलाकर हंसा देती हैं या गुदगुदाकर चली जाती हैं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाए, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक है या उन्हीं का अधिकार है। इसलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया था कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं अपने कुछ निजी पलों को सबके समक्ष नहीं लाना चाहता हूं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल जो ऐसा लगा कि बस ये हमें प्राप्त होने वाला है। मान लीजिए कुछ खेल हो रहा हो, कुछ प्रतियोगिताएं हो रही हो और हमें लगता है अब हमारी टीम बस जीतने ही वाली है, हमें लगता है यस यस कम ऑन हम करते जा रहे हैं और अचानक से कोई दूसरी टीम जीत गई और हम बिल्कुल जीतते जीतते रह गए। तो यहाँ पर कभी वही कहना चाहते कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। कवि ने अपने बारे में बताते हुए कहा है कि ऐसा लगा था कि उनकी जो प्रेमिका है, उनकी जो प्रेयसी है, अर्थात जो अच्छी अच्छी यादें हैं, बस वो उनके पास आने ही वाली थी, उनके निकट आने ही वाली थी, उनके गले लगने ही वाली थी कि वो अचानक से उनसे दूर चली गई। अब क्या करें वो। तो यही कहना चाहते कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। वो बस पास आने ही वाली थी अच्छी स्मृतियां, प्रेयसी, प्रेमिका का नाम दिया है उन्होंने सुखद स्मृतियों को। वो पास आने वाली थी और गले लगने वाली थी, लेकिन मुस्कुराकर फिर हमसे दूर चली गई। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को, अर्थात ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी मैंने बताया ना कि अपनी प्रेमिका अर्थात सुख, अच्छी बातों को, अच्छी यादों को उन्होंने प्रेमिका नाम दिया है, जो प्रिय अर्थात प्रेमिका, गले लगाना चाहा तब उनकी प्रेमिका बस मुस्कुराकर भाग गई। अर्थात उनके पास वो सुखद यादें, वो सुखद पल, वो सुखद क्षण, वो सुखद लम्हे आए नहीं और वो दूर चले गए उनसे। ठीक है, आया बच्चों समझ में। अब देखिए यहां पर और आगे चलते हैं हम। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इतनी सुंदर उनकी प्रेयसी, उनकी प्रेमिका, उनकी यादों को उन्होंने इतना सुंदर बताया है, जो सुबह सुबह प्रातः काल उषा, सूर्योदय से पहले जो आसमान में लाली छाई रहती है ना,
लालिमा छाई रहती है। तो वो अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को इतना सुंदर बता रहे हैं कि उस जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कपोल अर्थात गाल और अरुण अर्थात लाल, तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो प्रेयसी थी, मेरी जो प्रेमिका थी, वो इतनी सुंदर कि उसके गालों की लाली को तो स्वयं उषा भी उधार मांगना चाहती थी। उसके मतलब उषा की लाली, सूर्योदय से पहले जो वातावरण में लालिमा छाई रहती है, लाली छाई रहती है, वो भी मेरी प्रेयसी से अपनी उसकी लालिमा को उधार मांगती थी। मेरी प्रेयसी तो इतनी सुंदर थी। समझ आया? चलिए फिर से समझाती हूं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, उसके लाल लाल गाल, किसके? उनकी सुंदर यादों को उन्होंने क्या कहा है? प्रेमिका या प्रेयसी। तो उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। प्रातः काल की लालिमा, कहां कहां वर्णन नहीं होता कि उषा कितनी सुंदर है। प्रातः काल सूर्य से पहले की जो आसमान में या आकाश में लालिमा छा जाती है, उसका सुंदरता, वो सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन वो प्रातः काल की उषा भी मेरी प्रेयसी से, मेरी प्रेमिका से उसके गालों की लालिमा को उधार मांगती है। मेरी प्रेयसी तो इतनी सुंदर थी। ठीक है, समझ आया? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। ठीक है, आया बच्चे समझ में? अब देखिए, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उसकी स्मृति पाथे बनी है, उसकी स्मृति पाथे बनी है अर्थात जो मेरी अच्छी अच्छी यादें थी, अर्थात मेरी प्रेमिका या मेरी प्रेयसी थी, उसकी यादों के सहारे ही तो मैं जीवन जी रहा हूं। उसकी यादों के सहारे ही तो मैं अभी तक इस जहान में हूं और आपके समक्ष ही रचना भी कर रहा हूं। जीवन सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब जो मेरे साथ घटित हुआ है, दुखद यादें भी हैं, कुछ ऐसा भी है जिन्होंने मुझे धोखा भी दिया है मेरे सीधे और सरल व्यवहार के कारण। तो क्यों उसको उधेड़ कर, मतलब सीवन मतलब जो सिलाई रहती है, उसको उधेड़ कर देखने से क्या फायदा है कि कपड़ा कितना अच्छा रंग का था या कुछ भी था। धूप लगने से कपड़ा फेड हो जाता ना, ठीक है, उसका कलर उड़ जाता है। यदि सिलाई को उधेड़ कर देखेंगे तो वो नया सा अच्छा दिखेगा। तो वो कवि यही कहना चाहते हैं कि क्यों मेरे बीते हुए जो बुरे या अच्छे पल हैं उनको क्यों कुरेदना चाहते हो, क्यों उनको जानना चाहते हो, क्यों मुझे फिर से दुखी देखना चाहते हो। मत करिए, जो है बस वर्तमान में जी लीजिए। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें तो हैं। तो क्या तुम मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार क्यों करना चाहते हो? क्यों मेरी जो मैं उनको जिन बातों को मैं भूलना चाहता हूं, जिन बातों को मैं याद नहीं करना चाहता हूं, मेरी आत्मकथा लिखने के लिए तुम आग्रह करके मेरी उन यादों को फिर से क्यों कुरेदना चाहते हो? समझ आई? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मेरा ये जीवन छोटा सा है और मैंने अपने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किए, कवि का ऐसा कहना है। तो छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं अपनी जीवन कथा या अपनी आत्मकथा लिखने के स्थान पर सबकी बातें सुनूं और मैं चुपचाप रहूं, मैं चुपचाप होकर सबकी बातें सुनूं? यह भी तो अच्छा रहेगा ना। तो मुझसे आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख पाऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वे स्वयं को बहुत तुच्छ मनुष्य मानते हैं। तुच्छ मीन्स निम्न, छोटा। सोचिए बेटा, वो महान साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, छायावाद युग के प्रवर्तक प्रसाद जी स्वयं को एक सामान्य सा तुच्छ सा मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सकें। इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनना चाहते हैं। समझ आया? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा,
अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या करोगे मेरी बातें सुनकर? मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या सहा, उन बातों को सुनकर तुम क्या करोगे भला? कुछ सुख तो प्राप्त होने वाला है नहीं तुम्हें। ऊपर से यदि किसी के बारे में मैंने वास्तविकता लिखी, क्योंकि आत्मकथा में वास्तविकता लिखनी होगी, तो तुम्हें भी दुख होगा। तो सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो समय नहीं है जब, और ना ही मेरा मन है कि मैं अपनी मौन व्यथा को, जो चुपचाप मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आराम से उन पलों को भूल चुका हूँ जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, या उन पलों को भी भूलना चाहता हूँ जो बस मेरे निकट आने ही वाले थे लेकिन चले गए। इट्स बेटर, मीन्स इससे अच्छा है तो कि मैं चुपचाप रहूँ, मुझे नहीं लिखना है कुछ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे? उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो चुके हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की और इच्छा शक्ति नहीं है। मैं नहीं लिख सकता कुछ भी, तो अब मुझसे कोई आग्रह ना करें मित्र, मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। मैंने एक अपने ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी, आपको सुनाओ। देखिए, यहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया है और मैंने मतलब वास्तविकता को उजागर किया है। कुछ भी कल्पना नहीं है, जो है सो है, जो जैसी मैं हूं वैसा वो है, रचना मेरी। आशावादी हूं जीवन में नहीं प्रभुता की प्यासी। प्रभुता मीन्स बड़प्पन, ठीक है। आशावादी हूं जीवन में नहीं प्रभुता की प्यासी, चेहरे पर मुस्कान है रहती रहती नहीं उदासी। हिंदी भाषा प्यारी मुझको, हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूं मैं बहुभाषी, नित नूतन ज्ञान अर्जन की मैं रहती हूं अभिलाषी। करती हूं मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है, करती हूं मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है। अपनों को धोखे में रखना मुझे कभी नहीं आता है, अपनों को धोखे में रखना मुझे कभी नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कभी सफलता कभी विफलता जीवन का ये चक्र है। कभी सफलता कभी विफलता जीवन का ये चक्र है। कभी ये लगता सीधा साधा कभी की जैसे वक्र है। टेढ़ा टेढ़ा वक्र मीन्स कभी ये लगता सीधा साधा कभी की जैसे वक्र है। जहां मैं जाती जहां भी रहती प्यार मुझे सबसे मिलता, मेरा मुझ में नहीं है कुछ भी जो कुछ है रब से मिलता। मेरा मुझ में नहीं है कुछ भी जो कुछ है रब से मिलता। ना ये कहानी ना ही दोहा ना ही है ये चौपाई, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने इससे अच्छा ना लिख पाई। ना ये कहानी ना ही दोहा ना ही है ये चौपाई, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने इससे अच्छा ना लिख पाई। श्रोता से, आप सुन रहे हैं इसलिए श्रोता, और यदि कोई पढ़ रहा है तो वो पाठक। श्रोता से अनुरोध है मेरा, श्रोता से अनुरोध है मेरा, भावों को समझकर सुन लेना, मेरी भावनाओं को समझना। श्रोता से अनुरोध है मेरा, भावों को समझकर सुन लेना। कमियां जो भी हों इसमें अपने शब्दों में गढ़ देना, कमियां जो भी हों इसमें अपने शब्दों में गढ़ देना। ना मैं उर्वशी ना ही मेनका ना ही दुर्गा काली, ना मैं उर्वशी ना ही मेनका ना ही दुर्गा काली, सीधी साधी नारी हूं नाम है मेरा लाली, सीधी साधी नारी हूं नाम है मेरा लाली। इस तरह से कुछ पंक्तियां मैंने अपने जीवन पर खुद पर ही लिखी हैं। कुछ लिखती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ कुछ लिखने का, और कुछ शब्दबद्ध तरीके से लिख देती हूँ। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको कविता, काव्य और उसकी अर्थ समझ में आ गए होंगे, है ना। और अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि ने आत्मकथा लिखने से मना क्यों किया? कवि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है, क्योंकि उनके अनुसार आत्मकथा में सब कुछ लिखना पड़ता है, अपनी कमियों को, दुर्बलताओं को, सब कुछ। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि कवि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उनके अनुसार आत्मकथा तो विशेष या प्रसिद्ध लोगों की लिखी जाती है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता।
इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है, क्योंकि ना तो वो अपनी कमियों को, ना अपनी दुर्बलताओं को, ना कुछ ऐसे धोखे जो उनको मिले हैं उनको ही बताना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता, क्योंकि ना तो मुझे सुख मिलेगा और ना ही किसी को जो पढ़ेंगे। हो सकता है आप जो भी पढ़ रहे होंगे वो मेरे मित्र हों और उनका ही कुछ मैंने सच्चाई इसमें लिख दी तो उन्हें भी दुख होगा। इसलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना किया। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा? कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता। अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में असमर्थ है। वे अपने अंतर्मन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते। आत्मकथा प्रायः जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है। जीवन के उत्तरार्ध मतलब समझते हैं ना, 50 के बाद, जब उनको लगता है कि हाँ अब अच्छा खासा लिखने के लिए हो गया। उत्तरार्ध मतलब अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय। जब हमें लगता है कि हाँ हमारा अंतिम अध्याय अब निकट आने वाला है, अर्थात 100 वर्ष की यदि आयु को हम लेकर चलें कि 100 वर्ष मनुष्य जीता है, तो 50 के बाद या 50-60 के बाद आत्मकथा लिखनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। परंतु अभी जीवन में ऐसा समय नहीं आया है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सकें। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है। एक तो उनका जीवन उत्तरार्ध में नहीं आया है और उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि या महान कार्य भी नहीं किया है। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथे, कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है, याद ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन जीने का संबल अर्थात सहारा बनाना चाहता है। अतः स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है कि उन स्मृतियों के सहारे मैं तो जीवन को जी रहा हूं। भाव स्पष्ट करना है हमें। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। कवि कहना चाहते हैं कि उसे वह सुख नहीं मिला जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसे सुख मिलते मिलते रह गया, अर्थात इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता। ये ध्यान रखिएगा कि जो सुख रहता है वो ऐसा नहीं है कि आ गया तो बस हमारे पास ही रहेगा, बिल्कुल नहीं है। वो आज आया है, क्या पता कब चला जाएगा, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जैसे सपने में हम कितनी अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, पता चला आंख खुली सब गायब। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के कपोल, कपोल अर्थात गाल, इतने गालों में इतनी लालिमा थी कि उसकी उषा भी उसमें अपना सुहाग ढूंढती थी। अतः नायिका का सौंदर्य अनुपम था। जो उन्होंने अपनी प्रेयसी या प्रेमिका का काल्पनिक जो चित्र खींचा है अपनी रचना में, वो अनुपम था, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय था। ठीक है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए क्षणों को वह सबके सामने कैसे प्रकट करें। कुछ निजी पल हैं जो कि वो नहीं कहना चाहते हैं किसी को। जीवन के कुछ अनुभवों को गोपनीय रखना ही उचित होता है। गोपनीय समझते हैं, सीक्रेट। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते। वो नहीं चाहते कि हर एक पहलू को मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं और लोग उनका उपहास करें या मजाक उड़ाएं। अतः वह जीवन की मधुर स्मृतियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया है। कहा, ये लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये लो खड़ी बोली, नहीं तो क्या कहते हैं, लीजिए, दीजिए, कीजिए, लेकिन यहां पर उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया ना, लिखा ये लो करते ही रहते हैं।
अपने मनोभावों को व्यक्त कर उनमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता में बिंबों का भी प्रयोग किया है। बिंब मीन्स प्रतीक, सिंबल्स। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहां पर भी उन्होंने यही बताया है। साथ ही साथ प्रस्तुत कविता में कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कहां पर? यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहां पर कवि ने बहुत सुंदर सुंदर नए नए शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे काव्य में और सुंदरता आ गई है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सुंदरता बढ़ गई है। हम जानते हैं ना कि अलंकार कविता में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। कैसे? खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अरुण कपोलों में रूपक अलंकार। अरुण से कपोल या कपोल से अरुण नहीं, अरुण कपोल, डायरेक्ट उपमान और उपमेय को एक बता दिया। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार। समझ आया? अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था बेटा, यहां पर प्रेयसी, प्रेमिका या नायिका, उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी सुखद स्मृतियों को नाम दिया है और कहते हैं कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। अतः उसे उसका सुख नहीं मिला जिसे वह सुख समझता था, वह स्वप्न रूपी छलावा था, है ना। उसको लगता था कि ये हकीकत है, वास्तविकता है, ये सुख मेरे पास आएंगे, परंतु वो तो एक सपने की भांति टूट गए और चले गए। तो वो एक छलावा थी। अस्थायी रूप से उसके जीवन में आए थे ऐसे सुख जिनको वो पास आते आते रह गए थे। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में बताइए कि प्रसाद जी का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कैसी थी। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे और क्या हुआ, उनके जीवन में दिखावा नहीं था। जैसे वे थे वैसे ही दूसरों के सामने वो दिखते थे। ऐसा नहीं है कि मुखौटा ओढ़ लिया कुछ और अंदर से कुछ और। आपने वो कहावत सुनी है कि मन में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी। तो जो वो वैसे थे ना, वैसे ही दिखते थे। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत करके वे स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते थे। बहुत अच्छी बात कही है बेटा कि जब कभी हम अपने दुखों का वर्णन लोगों के सामने कर लें, एक बार कोई सुन लेगा, दो बार कोई सुन लेगा, तीसरी बार से कहने लगेंगे जब देखो ये अपने दुखों का रोना गाता रहता है और हमारे दुखों का लोग मजाक बनाएंगे कि क्या जीवन है इसका भी, चलो आओ पूछते हैं इससे और क्या दुख आया। तो बेटा ये दुनिया बड़ी अजीब है, दो रंगी नहीं, कई रंगी नहीं, बहुरंगी है। क्या पता कौन किस तरह से हमारे विचारों को ले, अर्थात हमारे विचार जो अपने विचार हैं उनको सोच समझ कर ही किसी के समक्ष व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही हम दूसरों को भी समझने लगते हैं। हम सीधे हैं, सरल हैं, तो हमें लगता है दुनिया भी ऐसी है, लेकिन दुनिया तो भांति भांति की है। तो वो स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ पर पाठ की कुछ पंक्तियां उनके वेदनापूर्ण जीवन को भी दर्शाती हैं, दुखी जीवन को भी दर्शाती हैं। इस कविता में एक तरफ कवि की यथार्थवादी प्रवृत्ति भी है तथा दूसरी तरफ प्रसाद जी की विनम्रता भी है, ठीक है, जिसके कारण वे स्वयं को श्रेष्ठ कवि मानने से इनकार करते हैं। उनकी विनम्रता के कारण ही वे स्वयं को श्रेष्ठ कवि नहीं मानते। ये उनकी महानता है कि इतने प्रसिद्ध कवि होकर भी वे अपने आप को एक तुच्छ मनुष्य मानते हैं, जबकि हम क्या देखते हैं कि जो वास्तविक रूप में तुच्छ होते हैं वे अपने आप को डींगे मार मार कर मुंह मियां बिट्ठू बनते रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? क्योंकि हम सब व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो क्यों और कैसे व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं देखते हैं। लिखा है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। क्यों? क्योंकि हमें महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। इनसे हमें सत्य तथा अहिंसा के महत्व की जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी बापूजी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। भगत सिंह की आत्मकथा, क्रांतिकारी भगत सिंह।
देशभक्त भगत सिंह की आत्मकथा को पढ़ने से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा, प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। एक महान साहित्यकार के रूप से हमें उनकी आत्मकथा अवश्य पढ़नी चाहिए। और मैं और कहूंगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा आप अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनसे बड़ा उदाहरण शायद और दूसरा कोई नहीं है। और भी कई हैं, परंतु उनकी आप जीवन की जो आत्मकथा है अवश्य पढ़िएगा। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई, प्रशंसा की गई थी। बेबी हालदार, आत्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। यदि आप अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हैं तो कौन कौन से बिंदुओं को आपको शामिल करना होगा? सबसे पहले आपको अपना जीवन परिचय देना होगा, शिक्षा के बारे में बताना होगा, कुछ जीवन की जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उपलब्धियां, जीवन का आदर्श और अपना उद्देश्य। ठीक है, कि क्या उद्देश्य हैं आपके। आशा करती हूं आपको कवि, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां पसंद आई होंगी और साथ ही साथ आप भी अपने जीवन में कुछ इस तरह की बातों को अपनाना चाहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, हम सीधे सरल भोले ही सही, लेकिन हम कम से कम उन छल कपट द्वेष ऐसे लोगों की भांति तो नहीं है जो दुनिया को मात्र स्वार्थ के लिए ही उपयोग करते हैं। अपने जीवन को खुशी या प्रसन्नता पूर्वक बिताते रहिए बेटा, बिताना ही है। जैसा मैंने अभी बताया था आपको, प्रसन्नचित होकर रहेंगे तो सब लोग हमारे साथ रहेंगे। यदि हम हमेशा रोनी से सूरत बनाकर रहे तो सब धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहूंगी कि हिंदी के वीडियोस या आपके किसी भी पसंदीदा विषय के वीडियोस देखने के लिए आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अधिक समय व्यर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे वहां पर पहुंचेंगे डायरेक्ट। कैसे? जाइए अपने गूगल पर या क्रोम पर। ठीक है, सबसे पहले अपने डिवाइस को उठाना ही है आपको, लैपटॉप या मोबाइल जो भी, उस पर आप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। टाइप करने के बाद ही आपके सामने कुछ आ जाएंगे ऑप्शंस। क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या आप 10th सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप सीबीएसई हिंदी मीडियम के वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप स्पोकन इंग्लिश घर बैठे बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कि आजकल के बच्चों में मैं देखती हूं आप बहुत अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी हैं, जो हर एक परीक्षा में अपने आप को शामिल करते हैं। तो क्या प्रतियोगिता संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं जैसे ओलंपियाड, एनटीएससी, उसके वीडियोस देखना चाहते हैं? वो भी है यहाँ। क्या आप यूपी बोर्ड संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं? बिल्कुल बेटा, जो भी देखना है वो मिलेगा यहाँ। आप अभी देखना चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम की वीडियो, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके टीचर्स और आपके विषय। क्या पढ़ना चाहते हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी या सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ना है जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके वीडियोस आपकी स्क्रीन पर जाएंगे सामने। क्या पढ़ना है? हिंदी। हिंदी पर आपने क्लिक किया, हिंदी पर क्लिक करते ही आपको हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, या किसी कहानी का सार जानना चाहते हैं, या किसी कविता की व्याख्या सुनना चाहते हैं, या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या जो प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या फिर आप बहुविकल्पीय प्रश्न जानना चाहते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी आपको देखना हो, बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए, सामने उसका आ जाएगा वीडियो। ओके, सबसे पहले आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने पाठ्यक्रम का इस तरह से आपको वीडियो आ जाएगा, जिसमें आपकी लाली मैडम दिखाई देंगी, साथ ही साथ आपकी हिंदी की किताबें, 4 किताबें। यस, कोर्स ए की 2 किताब, कोर्स बी की 2 किताब। कोर्स ए में हमारी 2 बुक शामिल हैं, क्षितिज और कृतिका। कोर्स बी में भी हमारी 2 बुक शामिल हैं, एक है हमारी स्पर्श, दूसरी है संचयन। इनमें कितने काव्य हैं, मतलब काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं या पाठ हैं, या गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक उसी प्रकार से स्पर्श में कितने काव्य हैं, कितने गद्य हैं, या संचयन में कितने पाठ शामिल हैं, सब कुछ इस वीडियो में बड़े ही सुंदर तरीके से आपके लिए संजोया गया है। और आप इस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित रत्ती मात्र का भी डाउट नहीं रहेगा। यस, आई प्रॉमिस मेरे बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप दूसरों को भी बता सकें कि ये वीडियो देखो, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको करना है वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा और आपका जो साथ है वो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे, जीवन भर चलता रहे। अब आप कहेंगे जीवन भर? हाँ बेटा, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो हमेशा के लिए आपको फ्री में अवेलेबल रहेंगे। कभी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, कोई पैसा आपको नहीं देना होगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है क्लास 6 to 12th एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, 100% फ्री एजुकेशन। यहां पर हिंदी मीडियम चैनल मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश मीडियम चैनल पर भी आपको सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी नोन पर्सन्स हैं उनको करिए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सब में आप लिंक शेयर कर दीजिए। फिर देखिए हमारा और आपका जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाएगा। ठीक है, आशा करती हूं आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।